Namaste. I am Dr. Rajendra Waghela, ENT and endoscopic surgeon at Medicover Hospitals, खारगर। आज मैं आपको एडिनॉइड्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। एडिनॉइड्स एक नॉर्मल ग्लैंड होते हैं। ये नाक के पीछे की तरफ, अगर आप इस पिक्चर में देखें तो ये नाक के पीछे की तरफ सिचुएटेड होते हैं। जैसे टॉन्सिल्स होते हैं गले में, वैसे ही ये एडिनॉइड्स हमारी इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी होते हैं। स्पेशली एक छोटा एज ग्रुप यानी बचपन पीडियाट्रिक एज ग्रुप में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं इम्यूनिटी के लिए। आपका सर्दी, खांसी या छोटे मोटे कोई भी वायरल इन्फेक्शंस, एनी रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस, उसके लिए प्रोटेक्टिव होते हैं। तो ये ग्लैंड्स का होना ज़रूरी होता है। कभी कभार ज़्यादा इन्फेक्शन होने की वजह से ये खुद भी इन्फेक्ट हो जाते हैं। जब ये इन्फेक्ट हो जाते हैं तो उनकी साइज बढ़ जाती है। साइज बढ़ने के कारण वो सिम्टम्स देना शुरू करते हैं। कुछ बहुत ही कॉमन सिम्टम्स होते हैं जिनको मैं बोलता हूँ प्राइमरी सिम्टम्स। वो है बच्चे की सर्दी खांसी बार बार होना, बच्चा बार बार बीमार पड़ना, टिपिकली नाक बहते रहना बार बार, महीना हो गया नहीं कि फिर उनका शुरू हो जाता है ये नाक बहना, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, नेजल ब्लॉकेज। ये सब सिम्टम्स बच्चे को परेशान करते हैं। नाउ नेजल ब्लॉकेज के कारण इसकी सेकेंडरी सिम्टम्स शुरू होते हैं जो मेरे हिसाब से बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बच्चे की लाइफस्टाइल में अफेक्ट करते हैं। नाक बंद होने की वजह से बच्चा हमेशा मुंह से सांस लेता रहता है, मुंह खुला रहता है, जिसकी वजह से सलाइवा ड्राई हो जाता है, थ्रोट इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और बच्चे के मुंह से फाउल स्मेल आता है जिसको हैलिटोसिस कहा जाता है। रात भर नोज ब्लॉक होने की वजह से बच्चा स्नोरिंग करता है, ब्रीदिंग अच्छा नहीं होता। जब ये ब्रीदिंग अच्छा नहीं होता है तो ऑक्सीजनेशन भी कम होता है। इसके कारण अगले दिन के ऊपर लैक ऑफ स्लीप के कारण अगले दिन पे इसके परिणाम शुरू होने लगते हैं, जैसे कि बच्चा इरिटेबल रहना, हाइपर एक्टिव रहना, या फिर अपोजिट एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम काफी ड्राउजी रहना, बच्चे का मन न लगना, पढ़ाई न करना। रात भर ब्लॉकेज के कारण कुछ बायोकेमिकल प्रोसेसेस ऐसे होते हैं जिसके कारण बच्चे को बेड वेटिंग, एक्सेसिव यूरिनेशन होना, ये सब भी पॉसिबल है। एडिनॉइड्स बढ़ जाने के कारण कान में जो नलियां होती है जो नाक और कान को कनेक्ट करती है उसमें प्रॉब्लम होती है और कान में ग्लू जमा हो जाता है। वो ग्लू की वजह से बच्चे को सुनाई भी कम देता है। अब बच्चा हियरिंग लॉस के बारे में ज्यादा बता नहीं पाता है, इसलिए उसको हियरिंग चेक करना भी जरूरी होता है। डिक्रीज हियरिंग से उनकी लर्निंग एबिलिटी भी कम हो जाती है। नाक ब्लॉकेज की वजह से बच्चा अगर अनट्रीटेड रहे एडिनॉइड्स के लिए, लॉन्ग टर्म माउथ ब्रीदिंग होने की वजह से बच्चे के फेशियल फीचर्स भी चेंज हो जाते हैं, जैसे कि दांत, आगे के दांत प्रोट्रूड होना, माल ऑक्लूड होना, बच्चे का नोज काफी पिंच इलोंगेटेड डेवलप होना, बच्चे का फेस डल एक्सप्रेशन लेस हो जाता है। दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच अकर्स ड्यू टू एडिनॉइड। तो इसको समय रहते डायग्नोज करना और उसको ट्रीट करना जरूरी है। ज्यादातर बच्चों में मेडिकली ट्रीट किया जाता है, कुछ नेजल स्प्रेज वगैरह हम देते हैं जिससे वो कम हो जाते हैं और जो पॉजिटिव फैक्टर्स है उसको हम अवॉइड कर देते हैं। तो नजदीकी ENT डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। यदि ये हद से ज्यादा अगर ये बढ़ जाए एडिनॉइड्स, जब मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करती है कुछ केसेस में, तो उन्हें सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है जिसको बोलते हैं एडिनॉइडेक्टोमी। आज के जमाने में ड्यू टू एडवेंट ऑफ न्यूअर इंस्ट्रूमेंट्स वी हैव गुड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक कोब्लेशन, जो एक लेजर की तरह काम करता है और एडिनॉइड को पेनलेसली रिमूव करता है। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन। पेनलेस एंड ब्लडलेस सर्जरी होता है, दिस इज सेफ। सो एडिनॉइड्स अगर प्रॉब्लम है तो इग्नोर मत करिए और नजदीकी ENT डॉक्टर को बिल्कुल कंसल्ट करिए। थैंक यू।